हेलो एस्पिरेंट्स। आज क्योंकि सैटरडे है और जिस तरीके से आज हमने किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन पोस्ट नहीं किए थे, तो उसके पीछे कारण यह है कि ये डिसाइड किया गया था कि मंडे टू फ्राइडे ही केवल क्वेश्चंस पोस्ट होंगे और जो सैटरडे संडे होगा उसमें क्वेश्चंस पोस्ट नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, सैटरडे को हम थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं, यूज़फुल बनाते हैं और इसे आज हम फैक्टॉइड डे के रूप में देखते हैं कि जो भी फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स आए होंगे पिछले सप्ताह के अंतर्गत या कोई भी केस स्टडी आई होगी, तो वो समझने की कोशिश करते हैं बेहद ही शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको चीज़ें ठीक ठाक तरीके से याद रहें। और आप जब जीएस के आंसर अपने लिखने जा रहे हो या जीएस ही छोड़िए, यदि आप ऐसे लिखने जा रहे हो तो एटलीस्ट ये फैक्ट्स जीएस में या निबंध में आपको बेहतरीन रूप से उपयोगी हों। और यदि आप ऑलरेडी आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि फैक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एग्जाम्पल से क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। और यदि आप फ्रेशर हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, जब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अभी आपने तैयारी शुरू की है और 1-1.5 साल आप तैयारी करते हैं, और जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाती है, ऑलमोस्ट इतनी हो ही जाती है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख देते हैं। तो क्वेश्चंस मेंस के अंतर्गत आप इतने ज़्यादा घबराते नहीं हैं, क्वेश्चंस को देखकर आराम से लिख देते हैं, डील कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसे में किस तरीके से नंबर अलोकेट होते हैं या नंबर डिवाइड होते हैं फिर ऐसे में, जब क्योंकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, यदि 10,000 लोग उस साल मेंस लिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी के सभी सीरियस एस्पिरेंट होते ही हैं। तो यदि सभी उसी तरीके का एक ही टाइप का आंसर लिख देंगे तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट किस तरीके से होता है कि जब आप अपने आंसर में एग्जाम्पल्स, कोई केस स्टडी या कोई डेटा या फैक्ट लेकर आते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है मेंस के पर्सपेक्टिव में। तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी माध्यम, चाहे कोई भी पेपर लिख रहा हो, या रीजनल मीडियम, किसी भी रीजनल भाषा में आप लिख रहे हो, क्षेत्रीय भाषा से पेपर दे रहे हो मेंस का, आपका आंसर तभी स्टैंड आउट होगा जब आपके आंसर्स के अंतर्गत एटलीस्ट 3 से 4 ये चीज़ें समाहित होगी। या तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दीजिए, या केस स्टडी लिख दीजिए, डेटा दे दीजिए या फैक्ट दे दीजिए। और डेटा और जो फैक्ट या जो एग्जाम्पल्स है वो ऐसे होने चाहिए कि एटलीस्ट एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे भी पता होने चाहिए वो एग्जाम्पल, डेटा या फैक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से उठा के ले आया है डेटा फैक्ट और इवन एग्जामिनर को भी नहीं पता है, तो एग्जामिनर फिर उस फैक्ट पर या उस एग्जाम्पल पर बिलीव नहीं करेगा और आपको कोई ज़्यादा अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे डेटा फैक्ट कोई लेकर आइए जो कि या तो किसी गवर्नमेंट सोर्स से आपने उठाया हो वो चीज़, एग्जाम्पल या डेटा, या काफ़ी वेल नोन फैक्ट या डेटा फिगर हो। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी इन चीज़ों पर पकड़ हो। तो देखिए, सैटरडे को हम अब ऐसे ही जो हमारे पिछले सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी पिछले वीक में न्यूज़पेपर के अंतर्गत विशेषकर कोई फैक्ट या एग्जाम्पल या केस स्टडी आई होगी तो वो समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में ये एक आपके पास जो ये वीडियोस होंगे हर सैटरडे को, तो वो एक आपका डेटा सोर्स हो जाएगा। आप चाहे तो ये डेटा सोर्स को देखिए, नहीं हो सकता नहीं देख पा रहे हैं डेटा सोर्स को तो सुन ही लीजिए, फ्री टाइम मिल गया तो सुन लीजिए, या हो सकता है तो इससे नोट्स बना लीजिए। तो आपके पास ये चीज़ एग्जाम्पल रहेगी। तो जब भी हम मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप कहीं मेंस के टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, वहाँ पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप इन एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप ये चीज़ें आपके लिए गेम चेंजर बन रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के जो पिछले वीक के अंतर्गत जो फैक्ट्स आए थे, स्पेशली हिंदू के अंतर्गत। तो देखिए, GS1, ये आज ही की न्यूज़ है GS1 में, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार कुछ पर्टिकुलर म्यूजियम्स के निर्माण करने जा रही है। तो आर्ट एंड कल्चर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि म्यूजियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। और पिछले एक बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा में चीज़ पूछी भी गई थी भारतीय म्यूजियम या इंडियन म्यूजियम से रिलेटेड। तो देखिए, भारत सरकार कुछ म्यूजियम्स बनाने जा रही है, विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, बुद्ध को लेकर, इसी तरीके से जो आर्म्स हैं या आर्मरी है, शस्त्र, उसको लेकर, और साथ ही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल या स्वतंत्रता संग्राम को लेकर।
देखिए मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम हिंदी माध्यम वाले भी ठीक ठाक तरीके से इस पर पकड़ बना सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन एग्जाम्पल्स को शामिल करें। इसी तरीके से ये तो चलिए, ये जो म्यूज़ियम्स बनाए जाएंगे वो मुख्यतः रेड फोर्ट या लाल किले में सरकार सोच रही है कि उसे बनाएगी। साथ ही एक अन्य चीज़, जो एक अन्य म्यूज़ियम सरकार बना रही है उसका नाम है बिप्लोबी भारत। बिप्लोबी भारत, इस म्यूज़ियम का निर्माण सरकार विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंतर्गत कर रही है। ये फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये GS1 का एक डेटा हो गया आपके पास जो आया था आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये चीज़ होगी GS1 से संबंधित। अब देखते हैं GS4 से संबंधित देख लेते हैं, क्योंकि वो डेटा काफ़ी छोटा सा है, तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। GS4 या ऐसे में लिख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर डेटा को। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी का तो सबको पता है कि उन्होंने गोल्ड मेडल हाल ही में जीता है, लेकिन एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया, तो ये पैरालंपियन है, यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में या जैवलिन थ्रो में ही ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने, भले ये दिव्यांगजन है, लेकिन इसके पश्चात इन्होंने 2004 एथेंस और उसके पश्चात 2016 रियो डी जेनेरियो, इसमें गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंतर्गत। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी का ऑब्वियसली आप लोग भी एग्जाम्पल लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन स्टैंड आउट एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ उदाहरण करते हैं जब आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण लेकर आते हैं जिनके अंतर्गत, जिन्होंने जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने हार नहीं मानी और इस तरीके के मेडल्स या इस तरीके की अचीवमेंट्स हासिल करने में उन्होंने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई। तो ये GS4 या ऐसे में आप ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे फैक्ट्स लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए GS2 का देखते हैं। GS2 के अंतर्गत आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट या हमारे संसद में काफ़ी कुछ दिनों से कितनी परेशानियां चल रही हैं, ठीक ठाक तरीके से सेशंस भी नहीं हो पा रहे। और UPSC अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि लोकसभा या राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी या जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, आप कुछ यदि ऐसे फैक्ट्स पोस्ट करेंगे या कोट करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन होगा। पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी यदि देखें तो मानसून सत्र जो अभी चल रहे थे, मानसून सेशन जो चल रहा था, उसमें काफ़ी गिरी है। तो केवल इस सेशन में, मानसून सेशन के अंतर्गत या मानसून सत्र में 22% ही प्रोडक्टिविटी रही है। देखिए, जो मैं डेटा कोट कर रहा हूँ ये ADR के हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो आप ये पर्टिकुलर डेटा को कोट कर सकते हैं, सोर्स कोट कर सकते हैं, सोर्स बिल्कुल दर्शाइएगा कि कहाँ से आपने ये डेटा उठाया है। तो इस मानसून सत्र में, यानी कि 17वीं लोकसभा के इस मानसून सत्र में, 2021 के मानसून सत्र में केवल 22% की प्रोडक्टिविटी रही है। जहाँ तक बात है क्वेश्चन आवर की, तो क्वेश्चन आवर या जो प्रश्न काल होता है वो बिल्कुल भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया, आप ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो एब्सेंटीज़ हैं, यानी अनुपस्थित जो सदस्य हैं, इसका एक उदाहरण ये दिख सकता है आपको कि राज्यसभा में जब ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल आया तो उसमें आधे से ज़्यादा सदस्य इस पर्टिकुलर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित थे या एब्सेंट थे। तो मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स राज्यसभा में अनुपस्थित थे जब ये ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल पोस्ट किया गया था। उसके पश्चात यदि आप क्वेश्चन आवर आप बता दीजिए, एब्सेंटीज बता दीजिए, डिबेट एंड डिस्कशन बताइए कि डिबेट और डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेशन में मानसून सत्र के अंतर्गत लोकसभा में 20 विधेयक या 20 बिल पास हुए हैं और राज्यसभा में 19 विधेयक या 19 बिल पास हुए हैं। ये सभी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा हो, बिना किसी डिबेट के पास हो गए। कोई भी चर्चा नहीं हुई है या कोई भी डिबेट नहीं हुआ है और बिना डिबेट के पास हो गए। तो आप ये बता सकते हैं, देखिए, कोई भी डिबेट डिस्कशन के बिना भी
बिल्स पास किए जा रहे हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट पर एक प्रकार का प्रश्न उठाता है। इसके पश्चात जो तोड़ फोड़ या रकस, जो केओस ये लोग क्रिएट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस, जिस प्रकार से मानसून सत्र में क्रिएट हुआ है, हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ने इसे एक्ट ऑफ सैक्रिलेज, यानी ये अपवित्रीकरण की घटना है, ऐसा कहा है। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि कई सारे पार्लियामेंटेरियंस जो रिपोर्टर्स की बेंच होती है स्पेशली पार्लियामेंट के अंतर्गत, उस पर वो चढ़ गए थे। तो ये आप एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती हुए नज़र आती है, विशेषकर इस मानसून सत्र के अंतर्गत जो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही होगी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसे और नीचे लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स थे वर्किंग, या कार्य करने की जो अवधि थी, कार्य करने के लिए जो घंटे निर्धारित किए गए थे, वस्तुतः लोकसभा में 91 घंटे या 91 आवर्स अलॉकेट हुए थे इस वर्ष, इस सत्र में, मानसून सत्र, मानसून सेशन के अंतर्गत, और केवल 21 आवर्स या 21 घंटे ही काम हुए। और इसी तरीके से जो राज्यसभा है उसमें मोर देन 76 आवर्स टोटली लॉस्ट हो गए हैं, या इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये देखिए, जब आप ऐसे डेटा कोट करेंगे, जब इस तरीके का प्रश्न आएगा कि पार्लियामेंट की जो गुणवत्ता वो गिर रही है, कि आप इससे सहमत है, तो जब आप इस तरीके के डेटा कोट करेंगे और सोर्स बताएंगे कि ADR का है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। अब चलिए GS3 का देखते हैं, क्योंकि GS3 में काफ़ी सारे डेटा थे, तो इसलिए मैंने GS3 को आखिरी में लिया। देखिए, GS3 में जो सबसे एक महत्वपूर्ण डेटा है वो ये है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर है। जो हमारे देश में टाइगर्स की संख्या है, हो सकता है आप में से कईयों को पता भी होगी, टाइगर्स की संख्या वर्तमान समय में 2997 है। और इसी तरीके से जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स की संख्या कई लोग को पता भी नहीं होती है। आप इसी से ही इस चीज़ को जोड़ सकते हैं, 299 बिल्कुल कॉमन है, 7 की जगह 64 है। तो ये एलिफेंट्स, हाथियों की संख्या, और ये हमारे देश में बाघों की संख्या, टाइगर्स की संख्या है। एलिफेंट्स पूरे विश्व के 60% से अधिक हमारे देश में ही पाए जाते हैं। तो ये एक डेटा हो गया यहाँ पर। दूसरा डेटा है 1991 रिफॉर्म्स से संबंधित। 1991 के जो सुधार हैं, यदि आप फ्रेशर्स हैं तो हो सकता है आपके लिए चीज़ नहीं हो, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ से अवगत होंगे कि 1991 के सुधार क्या हुए थे। अभी आप केवल ये डेटा समझ लीजिए कि डेटा क्या है। उसके पश्चात जो 1991 के सुधार, 1991 के सुधार में मुख्यतः 3 चीज़ें हुई थी। सबसे पहले जो लाइसेंस थे, लाइसेंस राज जो था, या लाइसेंस परमिट राज जो था, उसे समाप्त कर दिया गया था। दूसरी जो चीज़ थी वो था FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया था। और तीसरी जो चीज़ थी वो था कि प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण को बढ़ावा या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए काम इस दौरान 1991 या 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किया गया था। तो देखिए, अब यदि आपको डेटा कोड करने कि 1991 के सुधार कितने इफेक्टिव हुए या उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी थी, तो इसके लिए आप ये डेटा कोड कर सकते हैं। ये सी रंगराजन जी के द्वारा दिया गया था, एडिटोरियल, हिंदू के एडिटोरियल में आया था। तो आप ऐसे डेटा कोड कर सकते हैं कि जो गरीबी थी, वस्तुतः इस वर्ष गरीबी, इस सदी के अंतर्गत जो पॉवर्टी है या जो गरीबी थी, 1991 के अंतर्गत गरीबी का प्रतिशत था 45.3, और ये घटकर 2011-12 में 21.3% रह गई। तो आप ये कोड कर सकते हैं पॉवर्टी का डेटा। इसी के पश्चात आप एक और डेटा कोड करिए यहाँ पर कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी या आर्थिक समृद्धि थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर्टिकुलरली 2006-7 से लेकर यदि आप 2011-12 देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर ईयर्स के अंतर्गत ऑन एन एवरेज ये औसतन 8.7%
की वृद्धि दर देखी गई थी या ग्रोथ रेट इस पर्टिकुलर ईयर में देखा गया था। और इसी के पश्चात यदि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक डेटा कोट कर सकते हैं तो FDI वर्तमान समय में $621 बिलियन की ऊंचाइयों को छू रहा है, एक ऐसे समय के अंतर्गत जब 1991 में भी भारत ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस देखा था। उसके पश्चात आज जब हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुझे माफ़ कीजिएगा, फॉरेक्स है, ये फॉरेक्स रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पर, $621 बिलियन पहुँच गया है। जब एक समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बेहद ही कम था, आज वही फॉरेक्स रिजर्व जब $621 बिलियन पहुँच गया, तो आप बता सकते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधार काफ़ी ठीक ठाक तरीके से लागू हुए हैं या बेहद ही सकारात्मक दिशा में ये कदम उठाए गए थे 1991 के सुधार। तो ये आप पॉजिटिव्स कुछ गिना सकते हैं। तीसरी चीज़, हाल के ही ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं उससे संबंधित है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ कोट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना है। तो एक रीज़न, जैसे अगर यदि UPSC ने पूछा कि क्यों पहुंचाना है, क्या रीज़न है, $5 ट्रिलियन से क्या होगा, तो आप एक रीज़न स्पोर्ट्स का एंगल दे सकते हैं यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स का एंगल आप ये ऐसे बता सकते हैं कि इस वर्ष ओलंपिक्स में जो 54% ऑफ द मेडल्स हैं वो केवल 10 देशों को मिले। 54% ऑफ द मेडल्स 10 देशों को मिले। तो एक सर्वे ऐसा है कि अधिकांश मेडल्स उन देशों को ही मिले हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी यदि आपकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ी होगी तो आपके मेडल्स की संख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप ये चीज़ कोट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो उसका असर हमारे खेलों पर भी पड़ेगा। और ये डेटा कोट करके आप बता सकते हैं कि फिर इसके पश्चात हम जो 2024 के अंतर्गत जो पेरिस में गेम्स होने वाले हैं उसमें ये आशा कर सकते हैं, जो आगे भावी वर्षों में जो ओलंपिक से खेल होंगे उसमें आशा कर सकते हैं कि हमारे पास बेहतरीन मेडल्स आएंगे। तो ये एक डेटा हो गया। इसके पश्चात एक अन्य डेटा भी मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि ये GS2 से संबंधित है। चलिए मैं पेज पलट देता हूँ। जी हाँ, तो ये जो डेटा है वो भी GS2 से संबंधित है। तो हाल ही में एक बहुत ही विख्यात सुप्रीम कोर्ट जज रोहिंटन नरीमन जी का रिटायरमेंट हुआ है। तो जब आप GS2 के आंसर लिखते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद लिख रहे हैं, या फिर आर्टिकल्स नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट आप जजमेंट्स कोट कीजिए। जजमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जजेस के नाम करके कोट कीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रोहिंटन नरीमन जी ने 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची के लिए एक ये चीज़ कही थी कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 10th शेड्यूल है उसमें लोकसभा अध्यक्ष को काफ़ी अधिक शक्ति दी गई है, पावर्स उनके पास बहुत हैं स्पीकर के पास। तो रोहिंटन नरीमन जी ने ये कहा था कि उनके पावर को घटाया जाना चाहिए, स्पीकर के पावर को घटाया जाना चाहिए 10th शेड्यूल से। और ये जो शक्ति है ये डिसाइड करने के लिए कि डिस्क्वालीफाई किसे किया जाए या किसे नहीं किया जाए, उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये डेटा भी कोट कर सकते हैं कि रोहिंटन नरीमन जी ने ये चीज़ बोली थी कि स्पीकर या ट्रिब्यूनल होना चाहिए। तो इससे भी आपके आंसर में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक अन्य डेटा भी है कि इकोनॉमी से संबंधित है ये, कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ये IMF का डेटा है, आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, IMF का डेटा है ये, कि विश्व की अर्थव्यवस्था 3.3% इस कोविड-19 के अंतर्गत श्रिंक की है या 3.3% तक गिरी है, गिरावट दर्ज की है। और यदि आप भारत के अंतर्गत डेटा दर्शाना चाहते हैं, विशेषकर अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोज़गारी का, तो देखिए 2020 में, विशेषकर अप्रैल 2020 में जो बेरोज़गारी की दर थी वो 23.5% तक पहुंच गई थी। और वर्तमान समय में मई 2021 का डेटा ये, अब बेरोज़गारी की दर जो है वो 6 से 7% के बीच में है, और ये डेटा CMIE का है। एक अन्य डेटा GS3 से संबंधित है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होती है।
तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के अंतर्गत भारत में इस समय 136 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इनमें से 136 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से केवल 5 स्टार्टअप्स के फाउंडर महिलाएं हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत भी एक जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, लैंगिक भेदभाव देखा जा सकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उतने अधिक प्रोत्साहन या ना तो समाज कर रहा है, ना ही सरकार की तरफ से मिल रहा है, और ना ही हमारी संस्थाएं ऐसी है कि जो महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करे स्टार्टअप्स खोलने के लिए। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी का एक आप उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अब ठीक से समझ में आई होगी। हो सकता है आप इसका बेहतरीन रूप से उपयोग करें। यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।